अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी जीरो से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। और मुझे आशा एवं उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है एक बार फिर से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं डाक विभाग का एक कर्मचारी हूँ, तो समय के अभाव के चलते वीडियो नहीं बना पाता, लेकिन जैसे मुझे समय मिलता है मैं फिर से कोशिश करता हूँ एक बार कि सभी लोगों के बीच में अपने अनुभव एवं परीक्षा की तैयारी कैसे करें, सभी विषयों को लेकर एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तो आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पे तैयारी संबंधित जो कि सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए कुछ ना कुछ वीडियो, मोटिवेटेड वीडियो आते रहते हैं। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि रेलवे की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन वगैरह जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक में आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो उसी के बारे में बात करते हैं कि रेलवे के लिए तैयारी कैसे करें, मेरे कितने मार्क्स थे, मैं किस पोस्ट पे था, सारी विषयों पे बारी बारी बात करेंगे। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं तो 62,907 पदों के लिए 2018 में एक वैकेंसी आई थी, जिसमें मैं सेलेक्टेड कैंडिडेट था। और आरआरबी गुवाहाटी में मेरा सिलेक्शन हुआ था अलीपुरद्वार डिवीजन के लिए। दोस्तों, मेरे नंबर थे 80.52, यानी कि 80.52, जो कि इतने नंबर थे कि किसी भी आरआरबी में मैं सेलेक्ट हो सकता था। और मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं कोई बहुत अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। आप लोग जानते हैं कि आरआरबी गुवाहाटी में वही स्टूडेंट ने फॉर्म डाला था जिनकी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमज़ोर थे, जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। और आरआरबी गुवाहाटी का हालत ऐसा हो गया था कि ऑल इंडिया में दूसरे या तीसरे नंबर के कट ऑफ पे था वो। तो दोस्तों, आरआरबी गुवाहाटी के जब कट ऑफ आया था तो इतना नंबर मेरे थे कि मैं किसी भी आरआरबी में चयनित था। तो सभी विषयों पे बारी बारी बात करेंगे कि मैंने तैयारी कैसे की थी, मॉक टेस्ट मैंने कब से लगाना स्टार्ट किया था, और मैंने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया था, मैंने पढ़ाई कहाँ से की थी, कौन से विषय पे मैंने कितना टाइम दिया था, किस विषय में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए थे, किस विषय में मेरी पकड़ सबसे ज़्यादा मजबूत थी। तो सभी विषयों पे बारी बारी बात करेंगे। तैयारी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अपना लक्ष्य को ध्यान रखें। अपना लक्ष्य को ध्यान रखने का मतलब मेरा ये है कि आपका जो लक्ष्य है, जैसे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि मैं रेलवे में तैयारी करूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं फला कंपनी में जॉब कर लूँगा, या मेरे पास ये ऑप्शन है। तब तो आप बेहतर हो कि उसी ऑप्शन पे चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आपका प्लान बी कुछ होना ही नहीं चाहिए। ओनली वन प्लान ए होना चाहिए कि मुझे रेलवे में जाना है तो जाना है, इसके अलावा मेरा कोई प्लान भी नहीं है। और उसके लिए मुझे चाहे जितना जी जान लगाना पड़े, मेहनत करना पड़े, उतना मैं जी जान मेहनत लगा के करूँगा। बात करें रेलवे ग्रुप डी की, तो रेलवे ग्रुप डी सिर्फ एक नौकरी नहीं है। रेलवे ग्रुप डी आपके भविष्य की एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो कि आपको सफलता के दरवाजों को खोलती है। एक बार रेलवे ग्रुप डी में आपका चयन हो जाने के बाद एलडीसी या जीडीसी के माध्यम से आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार बहुत अच्छे अच्छे पदों तक जा सकते हैं। और उनमें जैसे कि एलडीसी के थ्रू आप अपने जिस भी आपका विभाग है उसमें प्रमोट होंगे, और जीडीसी के द्वारा आप मतलब किसी भी विभाग में परीक्षा देके प्रमोट हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रमोशन का चांस होता है रेलवे में, और बहुत सारे लड़के प्रमोट भी होते हैं। मेरे साथ के लड़के काफ़ी अच्छे पद पे भी चले गए हैं, जो कि जूनियर इंजीनियर वगैरह, एएलपी आदि बन के कार्यरत हैं रेलवे में। दूसरी चीज़ होती है कि सिलेबस को सही तरीके से समझें। सिलेबस को सही तरीके से समझने का मतलब ये होता है कि सिलेबस में आप ऐसा नहीं कि जानकारी के लिए पढ़ें, आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा, क्योंकि हार्ड वर्क करने से आप सफलता कहीं ना कहीं उतना पॉसिबल नहीं है कि आप सफल हो पाएँ।
तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको। 21 विषय से कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। अगर आपको जानकारी के लिए पढ़ना तो पूरी ज़िंदगी आपको पढ़िए, लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको ये होनी चाहिए कि मुझे नौकरी पाने के लिए पढ़ना है। तो जितना भी इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़े तो वो ज़रूर करें आप। स्मार्ट वर्क का मतलब ये मेरा यहाँ पे ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि आप कोई शॉर्टकट लेके पढ़ाई करें या फिर शॉर्टकट के द्वारा सफलता पा लें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसीलिए स्मार्ट वर्क बेहतर होगा आपके लिए। शॉर्टकट न मैंने किया है, न किसी को मैंने सलाह दिया है इस चीज़ के लिए। रेलवे ग्रुप डी में मुख्य 4 विषयों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि मैथ 25 नंबर का होता है, जनरल साइंस 25 नंबर का होता है, रीजनिंग 30 नंबर का होता है, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज आपका 20 नंबर का होता है। अब दोस्तों आते हैं कि पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई करने के लिए आपको ईमानदारी से और अनुशासित तरीके से एक टाइम टेबल बनाना होगा, जिसमें कि आप कम से कम 7 से 8 घंटा टाइम दें। दोस्तों तैयारी करने के लिए आपको हर विषय के लिए एक रणनीति बनानी होगी कि किस विषय को कितना टाइम देना होगा। अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो सिर्फ आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, और सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ ही आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। और जो लोग अगर जीरो से तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप सबसे पहले अपना जो भी पिछला पढ़ाई की है वो सबको भूल जाइए। एक नए सिरे से तैयारी करने के लिए आपको कैलकुलेशन आप अच्छा कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पढ़ाई में कमी रहा हो या फिर कहीं ना कहीं कमी की वजह से आपको सफलता नहीं मिली है। इसीलिए एक बार आप मेरे बताए गए तरीके से तैयारी करें। अगर आपको सफलता न मिले तो फिर कहिएगा मुझसे। तो मेरा जो खुद का अनुभव था, मैंने रेलवे के लिए एक बार 0 लेवल से तैयारी की थी। जो भी मैंने शॉर्टकट वगैरह यूज किए थे, जैसे मैथ के लिए शॉर्टकट होता है कि फला फला ट्रिक पे रख के सीधे आंसर ला दो, तो कहीं ना कहीं बच्चे इन सब में भी चीज़ों में बच जाते हैं और अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि शॉर्टकट, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि शॉर्टकट परीक्षा के प्रेशर में हम लोग के दिमाग में रहता नहीं है। शॉर्टकट ऐसा होता है कि क्लास में सिर्फ उस फार्मूले पे सवाल रख देने पे सीधे आंसर ला देता है, लेकिन जो चीज़ें आप 10-15 साल 20 साल से यूज कर रहे हैं, उन चीज़ों को अगर आप अच्छी तरह से उसी में अपना स्पीड बना लें तो आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं रहता है कि आप सवाल को गलत कर दें। तो इसीलिए आप जो भी चीज़ें सीखें बेसिक से सीखें और बेसिक में ही अपनी स्पीड बना लें, क्योंकि जो चीज़ हम बार बार बचपन से पढ़े आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक स्थिर रहती हैं, और जो चीज़ें अगर हम कोचिंग टाइम में या तैयारी के समय में सीखेंगे तो वो चीज़ें दिमाग में परीक्षा के प्रेशर के दौरान वो दिमाग से निकल जाती हैं और उनको पढ़ने न पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। और तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने डिसिप्लिन को बनाए रखें और रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलर 5 से 6 घंटा रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेबस बहुत अच्छा होगा, तैयारी बहुत अच्छे तरीके से जाएगी और टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। इस एग्ज़ाम में बता दे तो कम से कम 6 महीना मिनिमम तो टाइम आपको एग्जाम के लिए मिलने वाला है। और 6 महीना में अगर आप 3 महीने तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और 3 महीना आगे अपना सिलेबस को रिवाइज कर लेते हैं तो कोई भी धरती पे ऐसा इंसान नहीं है जो आपको सफलता देने से रोक ले। ये मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, मेरा ये खुद का अनुभव है कि अगर 6 महीना अपने आप को दे देंगे तो 2025 में आप रेलवे का एक हिस्सा होंगे। तो रेलवे का एग्जाम इतना भी कठिन नहीं होता है अगर नियमित अनुशासित ढंग से आप पढ़ाई करेंगे और रेगुलर पढ़ाई करेंगे सही रणनीति के साथ में, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने जो भी चीज़ें बेसिक से शुरुआत के लिए बोली हैं तो ये मेरा खुद का अनुभव था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कठिन चीज़ों को पढ़ने के चक्कर में आसान चीज़ों को छोड़ देते हैं, जो कि परीक्षा के दौरान हमें उसमें नंबरों का नुकसान उठाना पड़ता है। अब मैं इसके लिए एक छोटी सी बात अपने ज़िंदगी से बता दूं आपको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का सेकेंड वाला पेपर जब मेरा था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि इस बार आईपीएल के विजेता कौन है, कौन सी टीम ने आईपीएल का खिताब जीता है। और तैयारी करने के दौरान मैं आपको बता दूं कि मूवीज वगैरह से क्रिकेट और ये सारी मतलब जो भी इंटरटेनमेंट की चीज़ें थी इन सब चीज़ों से मैंने बहुत ज़्यादा दूरी बना ली। तो मुझे ये नहीं पता था कि आईपीएल की ट्रॉफी इस बार आईपीएल के सीजन में किसने जीता था।
ये बात आपकी 2018 के करीब की है। तो कंपटीशन के दौरान किसी भी चीज़ को, हल्की चीज़ को उतना हल्के में न लें, क्योंकि हर चीज़ से क्वेश्चन बन रहा है। अभी एसडीएम के पेपर में पूछा गया था कि पंचर साटने की विधि क्या है। तो तैयारी का स्तर अपना आप जागरूकता के साथ साथ रखें, आसपास जो हो रहा है उसको कम से कम तैयार रखें। और इंटरटेनमेंट जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन टाइम पास जरूरी नहीं है। आपका समय बहुत कीमती है। अगर ये 6 महीने आप मेहनत कर लेंगे तो आपके आने वाले 60 साल तक आपकी जिंदगी एक सुकून भरी जिंदगी बन जाएगी। बाकी लोगों से आप बेहतर हो जाएंगे। इसीलिए अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम या फिर फालतू के जो रील्स वाले वीडियो होते हैं उन सब पे टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि एक रील्स देखने के चक्कर में वो एक रील 100 रील में कब बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए तैयारी करने के दौरान इन सब ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूरी बना के रहें। और एक बार नौकरी लग जाने के बाद आपके पास भरपूर समय बनेगा। आप चाहे रील्स देखें, चाहे खुद के वीडियो बनाएं, चाहे कुछ भी करें, चाहे आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। और दोस्तों, मैंने तैयारी करने के दौरान मैं वाईफाई स्टडी से एक टीचर थे साहिल सर, उनसे मैथ पढ़ता था, जो कि अभी भी उनके प्ले लिस्ट में जाएंगे वाईफाई स्टडी के 2018 बैच के। उनका मैथ पढ़ाने का तरीका बहुत ही शानदार था दोस्तों। और साइंस की बात करें तो साइंस जो है सिप्रा मैम से मैंने पढ़ा था। सिप्रा मैम से मैंने बायो पढ़ा था। और फिजिक्स जो है एग्जामपुर के विवेक सर से पढ़ा था। दोनों का पढ़ाने का तरीका बहुत ही शानदार है। आपको वो ऐसा मतलब पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि सारी चीज़ें दिमाग में छपती चली जाती हैं। और रह गई रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग की जो मैंने तैयारी की थी वो हितेश मिश्रा सर से की थी। उनका भी रीजनिंग पढ़ाने का तरीका बहुत ही शानदार है। जैसे ही आप लोगों की बेसिक तैयारी कंप्लीट हो जाए तो आप लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मॉक टेस्ट देने के लिए आप लोग पहले अपना सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दें, और जो जो टॉपिक आप लोगों में कंप्लीट हो गए उसके टेस्ट देना स्टार्ट करें। और फिर जैसे ही लगे आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया या 90% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो आप लोग जो सीबीटी बेस्ड मॉक टेस्ट होता है वो देने की कोशिश करें। और उसके आपको टाइम का मैनेजमेंट और अपनी स्पीड और कहाँ कहाँ आप लोगों की कमियां हैं वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। और मॉक टेस्ट देने के दौरान एक चीज़ ध्यान रखें कि शुरुआत में होपलेस ना हो, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देने की स्टार्टिंग करेंगे तो आप लोगों के नंबर कम आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से हताश ना हो, और धीरे धीरे करके आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं, जब मैंने पहला मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था तो मेरे 30 नंबर आए थे 100 में से। तो फिर मैं हताश नहीं हुआ था, मुझे पता था कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। और लगातार मैं मॉक टेस्ट देता गया। पर डे मैं 2 कम से कम, जब जैसे ही मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई तो 2 मॉक टेस्ट मैं देता था, एक सुबह एक शाम को। और इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आता था। और मेरे मॉक टेस्ट में सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स आए थे वो 90 के करीब आए थे मेरे। और वो मॉक टेस्ट था वाईफाई स्टडी के द्वारा। उस समय एक टेस्ट लिया जा रहा था ऑल इंडिया बेसिस पे। तो करीब 9 लाख लड़के सेलेक्ट हुए थे उसमें, और मेरा था रैंक उसमें 32,000 करीब रैंक था। तो आप लोग भी तैयारी करके अपना मॉक टेस्ट दे के अपने आप का आकलन कर सकते हैं कि मेरी कितनी तैयारी है, या मेरी किन किन विषयों में कमजोरी है, कहाँ कहाँ मेरा पकड़ कभी भी कमजोर है। तो अपना ये मॉक टेस्ट के द्वारा आकलन कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट देने के बाद आप लोगों की तैयारी जब लगे कि हाँ कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद काफ़ी सारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को पर डे क्वेश्चन के अभ्यास कराए जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज या रैंडमली कहीं से क्वेश्चन उठा के पूछे जाएंगे, तो उससे भी बहुत सारा फायदा होता है। और सबसे लास्ट में बात करें तो पढ़ाई करने के दौरान अपने आप के माहौल को हमेशा मोटिवेटेड रखें, क्योंकि आत्मविश्वास आदमी का अगर मजबूत है तो वो हिमालय पर्वत पे भी चढ़ जाता है। अगर आत्मविश्वास कमजोर है तो छत की सीढ़ी पे एक तल्ला भी नहीं चढ़ पाता है। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि अपने आप के माहौल को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ हमेशा मोटिवेटेड रखें। उन सभी नकारात्मक तत्वों से दूर रहें जो आपको हमेशा आत्मविश्वास गिराने वाले बातों को बढ़ावा देते हैं कि ग्रुप डी की नौकरी कर रहे, चपरासी की तैयारी कर रहे हो, पटरी पे काम करना पड़ेगा, ये सब। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है ना जो हर मैल को, हर दाग को छिपा सकती है, धो सकती है। तो एक बार नौकरी लग जाने के बाद ना वही आपके आगे पीछे टहलेंगे, आपके पीछे पीछे चलेंगे,
ठीक है, वही आपसे आपकी सफलता के ट्रिक के बारे में पूछेंगे कि आपने कैसे किया, कैसे पाया। क्योंकि सफलता का कोई मोल नहीं होता है दोस्तों। अगर पढ़ाई के दौरान आप लोग कभी भी डीमोटिवेट होते हैं तो आप लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करें, मैं आप लोगों को अपना नंबर वगैरह जो भी मुझसे बन पड़ेगा शेयर करूंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को मोटिवेट करूं, और आप लोगों की तैयारी में जो मेरे द्वारा सहायता बन पड़ेगी मैं उसको जरूर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में रनिंग वगैरह, मेडिकल, फिजिकल, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे बारी बारी से। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को सभी लोगों के बीच में शेयर करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं। और बारी बारी से सभी चीज़ों को मैं कवर करूंगा इसी चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।